Hello friends, welcome to Drona Academy. So in this lecture we are going to discuss some of the previous year questions. Here we go. Okay, so before starting let me tell you that answer writing is a technique. So you must know what you are writing. आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं. सो यू हैव टू स्टिक टू द आंसर एंड आपको वहीं टिका रहना है. ऐसा नहीं है कि राउंड एंड राउंड घुमा के बीटिंग अराउंड द बुश और आप अपना आंसर लिख रहे हो. ऐसा नहीं है. जो क्वेश्चन में पूछा गया एग्जैक्ट उसी का आपको आंसर लिखना है. ओके, सो पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहले क्वेश्चन में बोला है विच लैंग्वेज वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका इन 1956. तो हमको पता है कि वहाँ पर जो सिंहला कम्युनिटी थी आपकी वो 74% की कंप्राइज करती थी. तो डेफिनेटली जब 1956 में जो गवर्नमेंट ने एक्ट पास करा था वहाँ पर सिंहला लैंग्वेज को ही उसने ऑफिशियल लैंग्वेज माना था. सेकेंड, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज सराउंड बेल्जियम. तो अगर आपको मैप थोड़ा बहुत भी याद है तो अपन ने वहाँ पर डिस्कस करा था कि जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग कंट्रीज़ जो है वो सराउंड करती है बेल्जियम को. ओके, थर्ड वन, व्हाट इज़ द प्रूडेंशियल रीज़न बिहाइंड द पावर शेयरिंग. ओके, तो अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रूडेंशियल मतलब कुछ भी नहीं, बस एक कैलकुलेशन होती थी जो आपको लगानी पड़ती थी कि वेदर यू आर गोइंग टू गेन और यू आर गोइंग टू लूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो यहाँ पर एक प्रूडेंशियल रीज़न पूछा है, तो अगर प्रूडेंशियल पूछा है तो आपको वही लिखना है. दैट इज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. ठीक है, अगर आपको पावर शेयर करा है तो हमको ये चीज़ पता है कि जो सोशल ग्रुप है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है. तो एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट ही होने वाला है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से. नाउ विच टाइप ऑफ पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एन्जॉय. नाउ स्पेसिफिकली उसने कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करी है. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में अगर हम लोग जाने तो वो क्या चीज़ थी. एक ऐसी गवर्नमेंट थी जहाँ पर सारे लैंग्वेज बेसिस पे जितने भी वहाँ पर डिवीज़न थे सबका रिप्रेजेंटेशन होता है. तो जो आपकी गवर्नमेंट थी उसके पास में पावर थी कल्चर से रिगार्डिंग, एजुकेशन से रिगार्डिंग एंड लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते थे वो सारे इश्यूज़ वो सॉल्व करती थी. सो वेरी सिंपल. नाउ मेंशन इन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर शेयरिंग. तो आप पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं पता है तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा. तो एक कैरेक्टरिस्टिक पूछिए तो जो भी आपके मन में आए. मेरे को यहाँ पर जो सही लगा मैंने वो लिखा है. सो इट गिव्स द पीपल राइट टू बी कंसल्टेड. तो इट माइट बी कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सर ने मोरल रीज़न बताया. तो यस, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न एंड ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पावर शेयरिंग कि जो लोग रहते हैं ना उनको कंसल्ट होने का पूरा हक रहता है और उनको राइट भी मिलता है इस चीज़ का. Which system of the power sharing is called the checks and balances. तो definitely horizontal form of power sharing क्योंकि वहाँ पर different organs at the same level power को share करा जाता है. तो it is the horizontal form of power sharing. The last question of 1 mark, व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं. तो बस वही आंसर आपको लिखना है. प्रेशर ग्रुप्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. मतलब प्रेशर ग्रुप इन द केस कि अगर कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी के अंदर तो वो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर ताकि वो अपने खुद के इंटरेस्ट को और ऑन द बिहाफ जिनके लिए वो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए भी वो लोग ईजिली गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाएँ. ओके, सो नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चंस. एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वाज एबल टू सॉल्व हर एथनिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में पूछा है कि उसने अपनी एथनिक प्रॉब्लम जो लैंग्वेज के बेसिस पे इतना सारा डिवीजन था उसको कैसे सॉल्व कराएं. तो उसको पहले डिस्कस करने से अपन देख लेते कि क्या प्रॉब्लम था. देयर वर 59% ऑफ द पीपल लिविंग इन दी बेल्जियम जो कि डच लैंग्वेज बोलते थे. 40% ऐसे थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे जो कि वलोनिया वाले रीजन को बिलोंग करते थे. और जो कंट्री की कैपिटल थी जो कि ब्रसल्स है वहाँ पर 80% जो थे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे एंड 20% जो थे डच स्पीकर थे. मतलब डच जो थे वो मेजॉरिटी में थे कंट्री में लेकिन माइनॉरिटी में थे कंट्री की कैपिटल में. तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे उन लोगों ने टैकल डाउन करा. तो सबसे पहले देखते हैं इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पर जो मिनिस्टर्स थे पूरी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था कि मतलब वहाँ पर जो कंस्टिट्यूट करेंगे बिल्कुल इक्वल नंबर ही रहेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर. दिस हैज़ बीन डन टू गिव इक्वल पावर टू द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स ताकि कुछ भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप को दिक्कत नहीं है.
सेकंड, सेटिंग अप ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो वही वापस से कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में आता है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी क्या, एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी एक्सेप्ट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जहाँ पर सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड वहाँ पर आपका जो एजुकेशनल से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, या लिंगुअल इश्यूज़ है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो सॉल्व करे जाते थे। नाउ फेयर शेयर ऑफ पावर बता रखा है, तो मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेल्जियम। बहुत सारी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करके स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट इज डेफिनेटली नॉट द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द इंडिपेंडेंट। लास्ट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, अब ये स्पेसिफिकली बात करी गई है कंट्री की कैपिटल के अंदर। तो इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ब्रसेल्स, द कैपिटल सिटी, बोथ द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव बेल्जियम एंड श्रीलंका डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों को, कि कैसे पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है उन लोगों ने अप्लाई करा और क्या सिचुएशंस उन लोगों को देखने के लिए मिली। बिकॉज इट इज़ अ 3 मार्क क्वेश्चन, सो आपको अगर यहाँ से कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स पिकअप करने तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं। ओके, तो श्रीलंका एंड बेल्जियम आर बोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज येट हैव अ वेरी डाइवर्स सोशल सेटअप। तो ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ की जो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? पहला पॉइंट, बेल्जियम प्रोड्यूस एन आइडल एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन ऑफ सोशल एंड एथनिक डिविजन्स। वहाँ पर सोशल और एथनिक डिविजन्स जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करे गए हैं। लेकिन श्रीलंका के अंदर केवल और केवल मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा गया था, कि जो कि पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप जो मेजोरिटी में है केवल उसी की चीज़ें जो है वो कंट्री में इम्प्लीमेंट करी गई थी। फॉर एग्जांपल, सिंहला जो कम्युनिटी है तो उसकी जो चीज़ें थी उसको मैक्सिमम तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया था, पर ऐसा बेल्जियम में नहीं था। नाउ अंडर द बेल्जियम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, पावर इज शेयर्ड अमंग 2 एथनिक ग्रुप्स एंड श्रीलंका फेवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी सिंहला कम्युनिटी। तो जो मेजोरिटी थी सिंहला कम्युनिटी, केवल उसी को वहाँ पर सपोर्ट करा गया था, लेकिन ऐसा बेल्जियम के अंदर नहीं था। थर्ड, इन बेल्जियम बोथ द ग्रुप्स हैव इक्वल शेयर इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन क्या ऐसा श्रीलंका में था? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को पूरी तरीके से अलग हटा दिया गया था। ठीक है, बेल्जियम के अंदर सब इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, सेंटर में भी, स्टेट में भी, लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, to maintain the political stability and unity, equal representation was provided to both the groups। तो दोनों ग्रुप्स को, जैसे कि पहले भी डिस्कस अपन कर चुके हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था आपको, लोकल लेवल पे भी मिला था। एंड श्रीलंका के पास में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, तभी वहाँ पर सिविल वॉर और कम्युनल क्लैशेस अपन को देखने के लिए मिले हैं। ओके, एंड एक और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी थी कि 21 अप्रैल, क्योंकि आज 22 है, तो 21 अप्रैल लास्ट ईयर 2019 में श्रीलंका में कुछ हुआ था। आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि ऐसी क्या चीज़ हुई थी 21 अप्रैल में, कि अराउंड 300 पीपल्स की वहाँ पर किलिंग हुई थी। ओके, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। The last point, Belgium constitution was amended 4 times before arriving at a final draft to prevent civil strife. Now amendment is very much necessary in any type of constitution for any country, क्योंकि अगर आपने amendment वहाँ पर नहीं, क्योंकि अपन को नहीं कंडीशन पता होती है कि आज जो कंडीशन है वो कल रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, सो उसको काउंटर करने के लिए अमेंडमेंट नेसेसरी है। इसीलिए 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा गया था कि कहीं पे भी कुछ लूप होल नहीं रह जाए, कोई सिविल वॉर या सिविल दिक्कत नहीं आए वहाँ पे। तो श्रीलंका में अपन ने यही चीज़ देखी थी कि वहाँ पर सिविल वॉर हुआ था, जो कि आपका 20 साल तक चला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हाई? या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको चैप्टर के डिस्कशन में भी बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठा के दे देते हैं वो लोग, तो आपको यही आंसर, इस टाइप का आंसर लिखना पड़ेगा। देखते क्या है। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली जो पावर शेयरिंग है कंट्री को पावरफुल बनाती है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। सो पावर शेयरिंग मेक्स द कंट्री मोर यूनाइटेड। कैसे, देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ठीक है, तो मिनिमम लेवल पे लेके आ जाता है कि किसी भी सोशल ग्रुप में आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नाउ इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू द वायलेंस एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
तो ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर कंट्री में पॉलिटिकल ऑर्डर है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जनरेट होगी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं क्या है कि वही जो गवर्नमेंट का बार बार चेंज होना, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, वो रेजिग्नेशन देगा, फिर जो आपका अपोजिशन वाला आएगा वो वापस से बैठेगा, फिर वापस से सिविल वॉर होगा कंट्री के अंदर। तो जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो जो क्वेश्चन में था वही आंसर में भी इसके अंदर दे रखा है आपको समझाने के लिए केवल, बट ऐसे नहीं लिखना है आपको। सो द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी में डेफिनेटली जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल की ही होती है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, विच एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग पीपल। तो जो पावर रहती है वो भी लोगों के बीच में ही बांटी जाती है, लोगों के लिए ही बांटी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वट एवर इट मे बी। Last, it involves a sharing powers with those affected by its exercise and who have to live with its effect. तो पावर शेयर हम किसके साथ में करते हैं? तो उन लोगों के साथ में करते हैं जो फाइनली उस पर्टिकुलर, अगर आप कुछ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें तो उससे जो इफेक्ट होने वाला है तो उनको पावर, उनको दी जाती है पावर। एंड जो उन इफेक्ट्स के साथ में रहने वाले, फॉर एग्जांपल द पीपल जो है उस पर्टिकुलर कंट्री के, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ पावर्स दी जाती है, सो दैट द पीपल वुड बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गोइंग टू बी गवर्न। तो फाइनली एट दी एंड ये चीज़ रहती है कि लोगों को पता होता है कि वो लोग जो है जो गवर्नमेंट में है वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कंसल्ट दैट हाउ दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड among themselves. Next question, explain two reasons as to why power sharing is desirable. तो आपको कोई भी दो रीज़न बताने हैं कि पावर शेयरिंग इतनी डिज़ायरेबल क्यों है। तो जैसा कि अपन ने पार्ट 2 में डिस्कस करा था कि दो पॉसिबल कंडीशंस होती है, दैट इज़ द दो पॉसिबल रीजंस होते हैं, दैट इज़ द प्रूडेंशियल रीजन एंड द मोरल रीजन। तो वही चीज़ आपको आंसर में लिखनी है यहाँ पर। तो प्रूडेंशियल रीजन वही आपके दो रीजन, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि अभी अपन ने डिस्कस करा था। नेक्स्ट, इट इज़ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू द वायलेंस एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये भी चीज़ अपन ने ऊपर डिस्कस करी थी। नाउ मोरल रीजंस पे अगर हम लोग आते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग जो रहती है वो कहीं ना कहीं जो किसी भी डेमोक्रेसी में माना जाता है कि पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए, तो इट इज़ वन ऑफ योर मोरल रीजन। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, सेम आप आंसर लिख सकते हैं इसके अंदर भी। नाउ इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर्स विद दोज इफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज हु हैव टू लिव इट्स विद इफेक्ट। तो सेम आपको अगेन आंसर सेम है, बट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग फ्रेम होके आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। अब श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ था 1956 में, ऐसे एक्ट में क्या थी और उसके बाद क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से जो वहाँ पर सिंहला कम्युनिटी वो सुप्रीमेसी में आ गई थी। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि श्रीलंकन तमिल्स को इतना एलिनेटेड क्यों फील हो रहा था, खुद की कंट्री में इतना अलग अलग फील हो रहा था उनको कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ देयर कंट्री। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही थी। ओके, सो देखते हैं। इन द ईयर 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड विच एस्टेब्लिश सिंहला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज इन द श्रीलंका डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ द तमिल्स। तो पहला स्टेप जो लिया गया था सिंहला गवर्नमेंट के थ्रू कि जो सिंहला लैंग्वेज है उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया था। तो यहाँ से चीज़ें फिर थोड़ी सी बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी। ओके, second, the government then started adopting and formulating government policies that favored the Sinhala people in government jobs. यूनिवर्सिटी पोजीशन हो जाती है, कोई भी चीज़ें जो होती है कंट्री के अंदर, कोई भी पॉलिसीज़ बना रहे तो वो जो थी उसका झुकाव ज़्यादा सिंहला लोगों की तरफ था, बजाय जो वहाँ पर श्रीलंकन या फिर इंडियन तमिल्स थे उनकी तरफ इतना नहीं था। Last, the Sri Lankan government further proclaimed that they shall foster and protect only Buddhism as the state religion. तो डेफिनेटली जो सिंहलास थे वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे, तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड करा था कि वो केवल बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करने वाले हैं और इसी पर्टिकुलर इसी को स्टेट रिलीजन भी मान लिया गया था। सो दैट वाज इट। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, जिससे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक दो फॉर्म और बचे हुए तो आप खुद से ट्राई करिएगा, जो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर दो फॉर्म में डिस्कस करे गए, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन। तो दो फॉर्म आप खुद से देखिएगा। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर रहती है उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता है कि सेम लेवल पे डिफरेंट ऑर्गन जो रहते हैं गवर्नमेंट के वहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि आप देखेंगे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। बट अगर आप वर्टिकल डिवीजन में देखेंगे तो वहाँ पर लेवल जो है वो अलग अलग हो जाता है गवर्नमेंट का। जैसे कि स्टेट लेवल हो गया, यूनियन का लेवल जो होता है, जो मेन लेवल होता है आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एंड द लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जो कि आपकी पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो हायर से लोअर
लोअर लेवल पे आ रहे हैं तो आप वर्टिकल मूव कर रहे हैं, और अगर आप सेम लेवल पे हैं और अलग ऑर्गन पे तो आप हॉरिजॉन्टल है. नाउ नेक्स्ट, इन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. मतलब यहाँ पर जो है पावर का सेपरेशन हुआ है कहीं ना कहीं. देखिए, पावर बांटी भी है और पावर सेपरेट हुई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी जो रहता है उसकी कामकाज में दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, और जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के उसमें नहीं करने वाला है. तो यहाँ पर जो है पावर दी गई है और फिर फाइनली सेपरेशन हुआ है. ओके. बट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बोल दिया था कि जो पावर है वो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट के बांट दी गई थी, तो वहाँ पर जो है वो सेपरेशन नहीं था पावर का एक तरीके से. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई द कंसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन ऑर्डर टू चेक द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द ऑर्गन. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर में चेक एंड बैलेंस सिस्टम चलता है कि जो जुडिशरी जो कर रही है वो एक्सेसिव पावर ना हो तो लेजिस्लेचर उसको चेक करता है. लेजिस्लेचर कोई गलत बिल पास ना कर दे, एक्ट पास ना कर दे, वो जुडिशरी चेक करता है. तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. Now, there is no such concept of check and balance in the vertical division of power. एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखो, अब एक्चुअली क्या होता है कि जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर रहती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है उससे सारी पावर डिराइव करता है. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा होता है कि स्टेट जो है वो क्या बोलते हैं पर्टिकुलर जो यूनियन है वो पर्टिकुलर स्टेट को इतनी इतनी पावर देने वाला है. अगर आपने देखा होगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो अलग अलग 3 लिस्ट होती है. नेक्स्ट चैप्टर में फेडरलिज्म में अच्छे से अपन देखेंगे कि जहाँ पर अगर स्टेट लिस्ट है और उस इस लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट आती है, फॉर एग्जांपल जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो जो पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी अगर चीज़ें चेंज करनी है पर्टिकुलर स्टेट को तो वो आराम से कर सकता है. उसमें पार्लियामेंट को बिल जो है वो शो करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से. ओके. तो इस तरीके से चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट पावर डिराइव करता है तो उसके सबऑर्डिनेट डेफिनेटली नहीं होता है. लास्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंश्योर्स द कंसेप्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ द डेमोक्रेसी. तो हॉरिजॉन्टल जो पावर रहती है उससे जो पर्टिकुलर डेमोक्रेसी रहती है वो एक्सपांड होती है, और सेम चीज़ जो वर्टिकल डिवीजन रहता है उसकी वजह से जो आपकी डेमोक्रेसी रहती है वो डीप होती है. तो डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी मतलब जो उसके रूट्स है ना वो काफ़ी अच्छे से स्टेब्लिश होते हैं. आप समझिए कि स्टेट जो है वो काफ़ी अच्छे से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है. जो लोकल गवर्नमेंट है दी लोअर लेवल, जो ग्रास रूट लेवल है उन लोगों का, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं. तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होने वाली है ना. एंड वही डेमोक्रेसी एक्सपांड होने वाली है अगर आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो तीनों ऑर्गन है कंट्री के, जो मेन ऑर्गन्स हैं वो अगर अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं. ओके. सो यहाँ पर आपके जो मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो डिस्कस कर दिए गए हैं. एंड साथ में एक पीडीएफ भी प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके अगर आपको आंसर लर्न करना है या फिर एक बार रिव्यू करना है तो आप देख सकते हैं. ओके. ओके. सो दैट्स इट फॉर द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. सो आई होप कि आप कल तक इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे. एंड फाइनली फिर टेस्ट होने वाला है जल्दी से इस चैप्टर का. देन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.